Hello student, this is Muskan from Maharaja Agharsan School, Hisar. Today we are going to study History chapter 3rd of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. थर्ड चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, लेकिन किसी भी राज्य का दिल्ली नहीं था, मतलब राजधानी दिल्ली नहीं की बात नहीं हो रही थी। यह कब महत्वपूर्ण है? 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बना। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों ने चौहानों को परास्त कर दिया और चौहानों और तोमरों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देलीवाल जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो कि अभी भी बहुत प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में हम जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण करने वाले के माध्यम से हमें काफी सूचना मिलती है, लेकिन एक और इतिहास में क्या तारीख एकवचन अत्वारिक बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए, मतलब तारीख भी हमें एक महत्वपूर्ण है जिससे हम सुल्तानों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वे कुछ और बातों में ध्यान रखे, जैसे तारीख के लेखक नगरों में रहते थे और गांव में ही शायद कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब वो जो इनके बारे में लिखते थे वो क्यों लिखते थे? ताकि वो उनसे बहुत सारे इनाम पा सके। लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब जिसको जो जन्म सिद्ध है, मतलब जन्म से ही अधिकार प्राप्त है वो, और लिंग भेद मतलब स्त्री और पुरुष पर आधारित जो भेदभाव है उस पर समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचार से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते। 1236 में रजिया सुल्तान लिंग भेद की क्या शिकार बनी? रजिया सुल्तान 1236 में सिंहासन पर बैठी। रजिया बहुत ही योग्य थी, लेकिन फिर भी उसके भाई उसे महिला होने के कारण शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ही योग्य थी, लेकिन उनके भाई महिला होने के कारण उन्हें शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी रजिया के स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उनसे सिंहासन से हटा दिया गया, मतलब फिर 1240 में अब उनको सिंहासन से हटा दिया गया। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आज विश्व के कितनी ही दिशाओं की महिलाएं, मतलब देशों की महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। आज उन्हें कई पर भी महिला होने के कारण असहयोग और विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब हम सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा की बात करते हैं। भीतरी सीमा। सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय उन क्षेत्रों से था जो गैरिसन शहरों के आसपास बसे थे। गैरिसन शहर मतलब किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, मतलब जो किले के अंदर बंद रहते थे और जहाँ सैनिक रहते थे और उस शहरों के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते थे। बाहरी सीमा। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा कहा जाता था। मतलब जो गैरिसन शहरों थे उसकी पृष्ठभूमि से जो दूर थे क्षेत्र, उनको बाहरी सीमा, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा कहा जाता था। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सम्मेलन। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के सम्मेलन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अनेक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे।
इन गुलामों को फारसी में क्या बंदगाह कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था ताकि वो राज्य की क्या सेवा कर सके, उन्हें आक्रमण से बचा सके। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए एक बड़ी सावधानी में प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह पर अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही उन्हें अपने आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति तथा सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, मतलब वो उन लोगों का प्रयोग करते थे, फिर उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दे देते थे, जैसे सेनापति और सूबेदार। और इस राजनीतिक अस्थिरता भी, इससे क्या हो गया कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जो वो लोग थे अपने गुलाम के प्रति तो आश्रित थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के नौकर अलग होते थे। फलस्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच, मतलब कोई नया आदमी सिंहासन पर बैठ जाता था तो नए और पुरानों के बीच क्या हो जाता था, टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के निचले तबले के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लोग निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। बाद में सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार में नियुक्त किया गया। सबसे पहले किसमें? मुक्ति में। मुक्ति एक इक्ता का प्रमुख होता है। मुक्ति को इक्तेदार भी कहा जाता है। मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। मुक्ति की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर ही नहीं की जाती थी। मतलब जो मुक्ति है उसकी नियुक्ति किसके? वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती। जो मुक्ति था उसको राज्य के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्रित किए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मतलब जो मुक्ति था वो लोगों से कर वसूलता था तो राज्य द्वारा लेखाधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। मतलब जो जितनी संख्या तय की गई है उसके अनुसार ही सैनिक रखे और उन्हें कुछ कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। सुल्तानों के आदेशों का उल्लंघन करने के पीछे क्या कारण थे? मुक्ति के ऊपर कठोर नियम होना। मतलब उनके पास बहुत ज्यादा कठोर नियम थे, कठोर निगरानी में रखना और मुक्तियों को एक इक्ते में स्थायी नियुक्त न करना। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? क्या पड़ा कि उन्हें एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर की स्थापना करनी पड़ी। सैनिकों के वेतन और भोजन की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर 50% तक कर लगा दिया गया। मोहम्मद तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण में दौलताबाद में जाना पड़ा। आर्थिक तंगी से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक को तांबे के सिक्के चलाने पड़े। मतलब जो आक्रमण हुआ था उनसे उनका क्या निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। जो दिल्ली के सुल्तान थे वो जंगलों को कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? पहले जंगलों को काट कर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए, मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे वो जंगल को क्यों कटवाते थे? ताकि कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर सके। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी सीमाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए। लेकिन आज हम जंगल किन कारणों से कटवा रहे हैं? आवासों का निर्माण करने के लिए, खाली भूमि हासिल करने के लिए, इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए, कीमती लकड़ी की तरकारी करने के लिए, सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण करने के लिए और कृषि योग्य भूमि हासिल करने के लिए आज हम जंगल इन कारणों से कटवा रही है। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।